नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। इस वक्त की तमाम खबरें समेटकर हम हाजिर हैं। अगले घंटे तक आपको दिखाएंगे सारी खबरें। तो शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की 3 महिलाओं को सौंपे चेक और प्रमाण पत्र। महिलाओं से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान। रामनगरी अयोध्या में आज से शुरू प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान। 7 दिनों तक चलेगी विशेष पूजा अर्चना। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में हाई कोर्ट के सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। फिलहाल नहीं होगा विवादित जगह का सर्वे। 23 जनवरी तक मांगा जवाब। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी का छापा। जल जीवन मिशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 से अधिक स्थानों पर तलाशी। और मौसम में उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात पर असर। 10 से अधिक राज्यों में 3 दिन बारिश के आसार। और खेलों में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में भारत के उभरते हुए स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल का शानदार प्रदर्शन। 1989 में रमेश कृष्णन के बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाने वाले बने दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, जिसमें आज आंध्र प्रदेश की यात्रा का शुभारंभ अनंतपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध वीरभद्र स्वामी मंदिर से करेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री सत्यसाई जिले के पालासमुद्रम स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री भारतीय राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद भी करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आज अपनी यात्रा का प्रारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र स्वामी मंदिर से करेंगे। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री सीधे सत्यासाई जिले के पालासमुद्रम पहुंचेंगे। पालासमुद्रम में पीएम राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नासन का ये पालासमुद्रम का कैंपस करीब 500 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है और इसका निर्माण कार्य लास्ट ईयर जुलाई में शुरू हुआ और 18 महीने की कम अवधि में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और अब इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। इस कैंपस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस कैंपस में हमने इसको ग्रीन कैंपस बनाया है। यहाँ पर हमने 2.7 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन की भी व्यवस्था रखी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। नैसिन परिसर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री पूरा विशेष तस्करी केंद्र, मादक पदार्थ अध्ययन केंद्र और वन्य जीव अपराध जांच केंद्र को देखने के लिए NACIN की पहली मंजिल का दौरा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री परिसर के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी जाएंगे। हम इस कैंपस में AI तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम चलाते हैं और इस दिशा में हमने पिछले 3 साल में करीब 3500 अधिकारियों को AI तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया है। सत्यसाई जिले के पालासमुद्रम में 500 एकड़ में फैले इस परिसर को महज 17 महीने में तैयार किया गया है। पूरे परिसर को ग्रीनरी के रूप में विकसित किया गया है, जिसके तमाम बिल्डिंग में सोलर पैनल की सुविधा है। ये कैंपस 500 एकड़ है, नया कैंपस है अंडर द Mission Karmayogi of the Honorable Prime Minister. This project has been brought up and all the best technology has been used for teaching
applying the national standards. हमारे पास अभी immersive learning technology है. सारे concepts like environment, solar panel, rainwater harvesting, biodiversity park, cyber forensic, all the facilities are created here. कार्यक्रम में पीएम मोदी एक्सरे और बैगेज स्क्रीनिंग सेंटर भी देखेंगे, परिसर में वृक्षारोपण करेंगे और भारतीय राजस्व के अधिकारी और प्रशिक्षु को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के लेपाक्षी मंदिर में पहुंचेंगे और लेपाक्षी मंदिर में दर्शन करने के बाद पाला समुद्रम में जो नासिन के नए बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राजस्व सेवा के अधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सत्यसाई। और आज प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के बाद केरल पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर केरल में भी खासा उत्साह है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कोच्चि में रोड शो भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य के भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार दक्षिण भारत का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और केरल में तो आप कहें कि 2 हफ्ते के भीतर फिर से आ रहे हैं प्रधानमंत्री। केरल में प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही जबरदस्त लहर चल रही है। लोगों ने एलडीएफ को देखा, यूडीएफ को देखा और प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से पिछली बार युवम रैली में कोचिन में और अभी विमेंस रैली में थ्रिशूर में जिस तरह से भीड़ उमड़ आई, वो दर्शाता है कि मोदी अब घर घर केरल में कैसे पहुंचे हैं। के बारे में बड़ी चर्चा है कि एक भव्य स्वागत की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पूरे शहर के बीचों बीच से ये रोड शो निकलेगा, कह रहे हैं। ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण जगह पे जा रहा है और पूरा कोची उमड़ाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। फिर कल हमारे शक्ति केंद्र इंचार्जेस की बैठक है। प्रधानमंत्री पब्लिक कार्यक्रम भी करते हैं लेकिन संगठनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं और फोकस है क्योंकि केरल में हम खाता ही नहीं खोलेंगे, कम से कम 5 सीटें इस बार जीतेंगे। केरल की राजनीति पूरी तरह से बदल रही है। आपने कहा केरल की राजनीति बदल रही है और जो इस तरह की जो बैठक हो रही है शक्ति केंद्र की, मोदी जी पहली बैठक केरल में इस तरह की संबोधित करने जा रहा है, तो कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश भी मिलेगा और विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलने जा रही है आम केरल की जनता की। जी, ये मोदी जी मूल संगठन के आदमी है, तो वो उनके मन से संगठन कभी निकलता नहीं। वो प्रधानमंत्री है लेकिन वो खुद को प्रधान सेवक कहते और कार्यकर्ता कहते। खरगे जी ने कहा था कि भाजपा मुक्त साउथ इंडिया हो गया। नहीं खरगे जी, आप गलत हो। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के चुन के आएंगे एक पार्टी के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जावड़ेकर। केरल के प्रभारी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। उनका कहना है कि दक्षिण भारत में भी बीजेपी शानदार प्रदर्शन 2024 में करने जा रही है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल आ रहे हैं, शक्ति केंद्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जो पार्टी ने 4 बूथ पर जो एक प्रमुख की तैनाती की है, उनको सीधे उनसे संवाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और केरल के लोगों में, कोच्चि के लोगों में खासा उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कोच्चि। और मिड डे प्राइम में आइए अब रुख करते हैं ताजा खबर का। प्रवर्तन निदेशालय राजस्थान के जल जीवन मिशन मामले में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मंत्री महेश जोशी से जुड़े लोगों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। जल जीवन मिशन में आज ईडी ने तीसरी बार छापा मारा है। इससे पहले भी जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की टीम ने राजस्थान में 25 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल थे। तो आज राजस्थान में पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी जारी है।
और जयपुर से हमारे सहयोगी मुरारी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी जी, सबसे पहले यही बात कि ये जो घोटाला था, ये पूरा घोटाला जो था, इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे ईडी आगे बढ़कर इसकी जांच को तेज रफ्तार दे रही है, और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें आज के ये छापे, क्या कुछ अभी तक की जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल ममता, आज सुबह 5:30 बजे से राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की 10 टीमें पूर्व मंत्री महेश जोशी और 2 अलग-अलग, एक ठेकेदार और कुछ अफसरों के घरों पर छापा मार रही है, जिसमें जांच चल रही है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि महेश जोशी, उनकी पत्नी और उनकी बहू से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। ममता, आपको बता दूं, ये जो जल जीवन मिशन है 70,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है पूरा, जिसमें जो 40,000 करोड़ रुपए के जो टेंडर है और स्कीम है, उसमें ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सारे मैनेज किए गए थे। तो उसी की जांच को लेकर ईडी लगातार पिछले 6 महीने से इसमें कार्रवाई कर रही है। उससे आपको ध्यान में होगा तो उससे पहले भी जो पूर्व एक IAS ऑफिसर है, उनके घर पर 1.5 करोड़ रुपए की नकदी भी मिली थी, इसी मामले में नकदी मिली थी। तो कहीं न कहीं जिस तरह की जांच ईडी की तरफ से लगातार चल रही है, तो कुछ सूत्र ईडी को मिले हैं, जिसमें वाउचर हैं, फर्जी बिल है, उनको लेकर भी ईडी ऐसा बताया जा रहा है कि महेश जोशी के घर गई और काउंटर जांच करने की कोशिश की जा रही है कि जो फर्जी वाउचरों के माध्यम से ठेकेदारों को पेमेंट किया गया था, क्या वो सही है। एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि शायद संभवतः महेश जोशी को ईडी की तरफ से नोटिस दिया जाएगा और मुख्यालय पर बुलाकर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। ममता, तो कुल मिला के ये बड़ा घोटाला है, जिसको लेकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार लगातार सवालों में रही थी। ममता, बिल्कुल, तो जांच में नजर बनाए रखें, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजे प्राइम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुँचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आइए मीडिया प्राइम में नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में फिलहाल विवादित जगह का सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया और 23 जनवरी तक जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत में पेंडिंग सारे मुकदमों को अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आगे उन पर सुनवाई कर सकता है, पर सर्वे को लेकर हाई कोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय को अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं। सोरेन ने ईडी के 8वें समन के बाद बयान के लिए अपनी रजामंदी दी है। 8वें समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा कि वे 20 जनवरी को उनके आधिकारिक आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं।
और प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बीआरएस के नेता के कविता को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आज एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता को ईडी ने इससे पहले पिछले साल मार्च और सितंबर में समन भेजा था। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया और 18 जनवरी को उनके सामने पेश होने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। उनके 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेघालय के तुरा के बाल्जिक हवाई अड्डे में स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित किए। इसी के साथ राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संबोधित करते हुए देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में बताकर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने सरकार की महिला सशक्तिकरण केंद्रित योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। The Government of India is making every possible effort to ensure that women contribute actively and in large numbers in the socio-economic development of the country. Several steps have been taken to improve women's participation in the workforce. Many protective and supportive provisions have been included in labor laws. The government has launched many schemes which have proved helpful in raising the standards of living of women. और राष्ट्रपति ने महिलाओं को बताया कि दुनिया में भारत सबसे आगे हो, इसके लिए देश की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ना बहुत जरूरी है। दुनिया के लोग भारत को देखते रहेंगे। ये काम करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है, महिलाओं का भी। अपने आप को कभी कभी कहते हैं हम तो अनपढ़ है, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं है। आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा केवल एकमात्र माध्यम नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं। हर हाल में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहयोग गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसीलिए आप भी उस सुविधा का आप लीजिए, उस सुविधा लीजिए, सुविधा के बारे में जानिए और लीजिए और आगे बढ़िए। तो उत्तर पूर्व की महिलाओं को प्रोत्साहित करती राष्ट्रपति। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की सभी लोकसभाओं को क्लस्टर्स में बांट दिया है। एक क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा सीटों को रखा गया है। नड्डा ने सभी क्लस्टर प्रभारियों की पहली बैठक भी बुला ली है। बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में होगी। यूपी को भी 20 क्लस्टर्स में बांटा गया है, जिनमें हारी हुई सीटों के 5 क्लस्टर्स अलग से बनाए गए हैं। और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस ने किन किन मसलों पर समझौता करने का मन बनाया है। क्या कांग्रेस ये भूल गई कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था और इसमें कहा गया था कि 1984 के दंगों के लिए राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी एक समय पर कांग्रेस को भ्रष्ट कहकर कहती थी कि कुछ भी हो जाए, बच्चों की सौगंध खाते हैं, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और आज स्थिति देखिए कि अलग अलग जगहों पर अलायंसेस कर रहे हैं। परंतु सिद्धू जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि आप आज ये आरोप तो लगा रहे हैं, दिल्ली में ये लोग गठबंधन कर रहे हैं, चंडीगढ़ में ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। बताइए कि ये वही कांग्रेस पार्टी को 84 के नरसंहार के लिए जिम्मेदार पाते हुए राजीव गांधी का भारत रत्न मांगने की बात दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने की। अब बताइए किसने कॉम्प्रोमाइज किया? क्या सिद्धू जी और कांग्रेस मानती है कि राजीव गांधी जिम्मेदार थे और भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए, या आम आदमी पार्टी ने 84 के नरसंहार के अपराधियों को बख्श दिया है क्योंकि गठबंधन करना है? और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से जुड़ी खबर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा सोमवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर डीप फेक वीडियो उजागर करने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जल्द ही सख्त नियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी। वीडियो के जरिए ये झूठा दावा भी किया गया कि सचिन की बेटी सारा भी गेम खेलकर पैसे कमा रही हैं। सचिन तेंदुलकर ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये वीडियो नकली है और ये आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। चंद्रशेखर ने एक्स पर तेंदुलकर के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए डीप फेक वीडियो चिन्हित करने के लिए उनकी तारीफ करते हुए कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित डीप फेक और गलत सूचना भारतीय यूजर्स की सुरक्षा और विश्वास के लिए खतरा है। इस प्रकार के पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत हटाना चाहिए। मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसका 100% अनुपालन करना चाहिए। हम जल्द ही प्लेटफॉर्म्स द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत कड़े नियम अधिसूचित करेंगे। भाजपा के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और अब रुक कर लेते हैं रामनगरी अयोध्या से जुड़ी खबरों का। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा योग का शुभ मुहूर्त नजदीक आ रहा है। पौष शुक्ल कुर्म द्वादशी विक्रम संवत 2080 यानी सोमवार 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जब रामलला अपने बाल रूप में मंदिर में विराजेंगे। इसके लिए आज से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। आज प्रायश्चित और कर्म कुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पिछले 70 साल से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए गर्भगृह में ही रखा जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे के रूप में रामलला की खड़ी प्रतिमा 150 से 200 किलोग्राम वजनी है। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्णशिला पर बनाया है। केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य और दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के मूर्तिकार योगीराज ही हैं। वे मूर्ति 18 तारीख को गर्भगृह में स्थापित कर दी जाएगी। गर्भगृह में स्वर्ण मंडित द्वार की स्थापना के साथ ही भूतल पर सभी 14 स्वर्ण मंडित द्वारों की स्थापना की गई है। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और अयोध्या में केवल साज सज्जा और नए नए निर्माण पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसके पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखने के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्वनि व वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अयोध्या में पिंक ऑटो सेवा शुरू की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। सड़क परिवहन के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय प्रयास है और बड़ी संख्या में
समाज को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास, इसको मैं अभिनंदन करता हूँ। निहंग बाबा फकीर सिंह के 8वें वंशज जत्थेदार बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने अयोध्या में स्थित श्री चार धाम मंदिर में लंगर की सेवा शुरू की है। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के पावन पर्व पर अयोध्या में ये लंगर सेवा शुरू की जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रथम सेवा देते हुए स्वयं लंगर परोसा। और इस वक्त सीधे अयोध्या से हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, हम देख रहे हैं कि किसी से कैसे दिन पर दिन राममय होती जा रही है अयोध्या। ऐसे में आज के दिन को लेकर, क्योंकि आज से तो पूजन विधि का अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में आज क्या क्या कुछ कार्यक्रम है जिन पर खास नजर रहेगी? देखिए ममता, जिस तरीके से लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कब वो दिन आएगा जब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि विधान से पूरे वैदिक ढंग से पूजन अर्चन शुरू होगा। इंतजार था तो भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का। उत्तरायण होते ही सूर्य के कल से प्रफुल्लित मन से संपूर्ण अयोध्या में एक अलग सी खुशी दिखाई देने लगी और तमाम सारे मंदिरों मठों में राम नाम संकीर्तन के साथ बहुत सारे जो है गतिविधियां, रामलीलाओं का मंचन, तमाम सारे प्रवचन, ये सारी गतिविधियां संपूर्ण अयोध्या में इस वक्त चल रही हैं। और इसके साथ ही जैसा कि कल तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने बताया था, उसके अनुसार आज दोपहर से जो है 121 अर्चकों द्वारा जो है वैदिक विधि विधान से पूजन अर्चन जन्मभूमि परिसर में शुरू किया जाएगा। और इसके साथ ही जो है चंपत राय ने यह भी बताया कि इस संपूर्ण अनुष्ठान को पूर्ण करने के बाद जब 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आएगा, उस वक्त लगभग 8000 लोग उस राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे, जिनमें 150 जो सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदाय हैं उनके आचार्य और प्रमुख लोग रहेंगे। विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न मठों के जो आचार्य हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है। उसमें तमाम सारे लोगों की स्वीकृतियां भी मिल चुकी हैं। जिस तरह से 22 तारीख पर हवाई सेवा को लेकर के अयोध्या पर दबाव है, लगातार चार्टर्ड प्लेन यहां पर उतरना चाहते हैं, जिनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है अगल बगल के तमाम सारे हवाई अड्डों पर। तो कुल मिलाकर ममता, जो स्थिति अयोध्या में है, जो अब तक लोगों का आस्था थी, उस आस्था का अतिरेक पूरी तरह से प्रफुल्लित होकर के अयोध्या की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। और उस प्रफुल्लित मन से जो है, जिस तरह से भगवान राम के लोग दर्शन चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को किस तरह से वो देखें और किस तरह से उसमें भागीदार बने, इसके लिए तमाम सारे यहाँ उपक्रम चल रहे हैं। 22 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सभी की नजरें लगी हैं अयोध्या पर, लेकिन बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो अयोध्या का रुख भी कर रहे हैं। हमारे जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष सुविधाओं के तौर पर क्या कुछ विशेष कदम और उठाए जा रहे हैं? और ये भी बात कही जा रही थी कि एक ऐप भी लॉन्च होना था जो 14 जनवरी को होना था। तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो महत्वपूर्ण बात है ममता ख्याल रखने की, वह जो आमंत्रित लोग नहीं है उनसे सरकार ने भी निवेदन किया है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निवेदन किया है और प्रधानमंत्री ने भी अपनी जनसभा में कहा था कि वही लोग उस दिन आमंत्रित लोग ही यहां पर आए, क्योंकि अयोध्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यवस्था के दृष्टिकोण से उस दिन जो है 21 और 22 दो तिथियां ऐसी होंगी कि जिस दिन जो है सामान्य तौर पर जो जनजीवन है अयोध्या का थोड़ा बाधित रहेगा, बल्कि वो उत्सव मना होगा। लोग अपने मठों और मंदिरों में भगवान का संकीर्तन करेंगे। जिनको पास मिला हुआ है, जिनको बुलाया गया है, उनके लिए प्रशासन, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रुकने और रहने की व्यवस्था की है। जहां वो रोके जाएंगे वहीं से सीधे मंदिर परिसर में उन्हें प्रवेश कराया जाएगा। और इसके साथ ही पूरी सुव्यवस्थित व्यवस्था, एक प्रणाली जो है आने वाले दिनों तक ममता तैयार की गई है कि किन प्रांतों से लोग आएंगे और किस तरह से उनको रुकाया जाएगा। लगभग 15,000 लोगों के प्रतिदिन रुकने और खाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लगभग 2 लाख प्रतिदिन लोग दर्शनार्थी आएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। जो फुटफॉल इस मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही यहाँ दिखाई दे रही है, वो आने वाले दिनों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद और बढ़ेगी, ऐसा अनुमान है। उसके अनुरूप जो है
सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उसके लिए चाहे होम स्टे हो, चाहे धर्मशालाएं हो, या टीन टेंट के तमाम सारे अस्थायी निवास हो, उन सबको जो है तैयार किया जा रहा है। जी ममता। और आशुतोष, चूंकि आप स्वयं अयोध्या में मौजूद हैं, तो अपनी नजर से जरा एक बार हमें अयोध्या के बारे में कुछ बताएं कि जब आप अयोध्या की गलियों में निकलते हैं, आप सरयू के घाट पर निकलते हैं, तो किस तरह के दृश्य सामने होते हैं? देखिए, दृश्य बड़ा अद्भुत होता है और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस में महात्मा तुलसीदास ने जो भगवान राम के विहंगम स्वरूप का वर्णन किया है, वह विहंगम में अनेकता में एकात्मता का जो स्वरूप जो है अयोध्या की सड़कों पर दिखाई देता है। भाषा न यहाँ प्रतिबंध है, न बाधा है, न बोली बाधा है, न कोई भौगोलिक क्षेत्रफल रह गया है। सभी राम के भक्ति में जो है पूरी तरीके से आसक्त होकर के सड़कों पर है, और सबको जो एक लंबा इंतजार था, वह लंबा इंतजार और कहीं न कहीं उनके मन में एक जो कसक रहा करती थी, अयोध्या वासियों की रामलला का एक भव्य और नव्य मंदिर नहीं है, वह पूरा होने पर जो कौतूहल, जो उत्साह देखा जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि लगभग 6 डिग्री तापमान होता है, लेकिन अयोध्या की सड़कों पर आधी रात में भी भक्त आते जाते टहलते दिखाई दे जाते हैं। जिस तरह से पूरा अयोध्या शहर रोशनी में नहाया हुआ है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, उस तरह से भक्तों का आना जाना और लोगों का यहाँ पर पूरी खुशी मन से यहाँ पर लोग भाग ले रहे हैं। जी ममता। जी बिल्कुल, और अयोध्या में जैसा माहौल है, पूरे देश में ही वो माहौल, ये भी कहना सही होगा कि विश्व भर में राम भक्त उसी माहौल का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। पीएम मोदी के आह्वान पर 22 जनवरी तक बीजेपी देश भर के तीर्थ स्थलों और मंदिर परिसर में सफाई अभियान चला रही है। इसी के तहत इन दिनों बीजेपी के नेता श्रमदान कर रहे हैं और आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अभियान में अपनी भूमिका निभाई। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह मैं समझता हूं समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या हो सकता है। देश भर में स्वच्छ तीर्थ, ये हैशटैग पूरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और देश भर में लोग भी अपने मंदिरों की सफाई में लगे हुए हैं। वैसे देखें तो इस समय तो पूरा ही देश राममय हो गया है। काशी में भी कई संस्थान संगीत के माध्यम से राम को अपना कुछ अर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका प्रयास आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। संगीत का जीवन में बड़ा महत्व है और काशी में लोग इसको समझते भी हैं। ऐसी ही बच्चियों और महिलाओं को संगीत सिखाने का काम करता है आवर्तन। इसी आवर्तन का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है और शीर्षक भी राम के नाम पर है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इनकी संगीत की प्रस्तुतियां भी राम को समर्पित हैं। आवर्तन का वार्षिक प्रोग्राम है। इसमें हम लोग एक प्रस्तुति दिए हैं रागों के ऊपर और एक राम भजन भी हम लोगों ने मिलकर गाया है, कोशिश किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को हमारे राम आ रहे हैं, तो उन्हीं के स्वागत के लिए, उन्हीं को याद करते हुए हम लोगों ने ये आज वार्षिक उत्सव रखा है। वहीं संस्था की संचालिका ने कार्यक्रम में आए प्रत्येक अतिथि को एक एक दिया देकर ये निवेदन किया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर इसे हर कोई अपने घर पर प्रज्वलित करे। ये वार्षिक उत्सव हम श्री रामचंद्र जी के नाम पर समर्पित किया है और सारे बच्चे राम जी का भजन गा रहे हैं और हर 22 तारीख को जो रामलला आ रहे हैं अयोध्या में, उसके लिए
जितने लोग आज मौजूद है इस कार्यक्रम में, सबको एक एक दिया गया है। काशी धार्मिक नगरी है, यहाँ इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, पर इस बार मौका ज्यादा खास है क्योंकि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है और राम तो आराध्य हैं, भगवान विश्वनाथ के भी। उसी भाव से काशी में भी लोग राम लल्ला के इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और मीडिया प्राइम में फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और मीडिया प्राइम में आइए अब रुख कर लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरों का। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मंडपम में आयोजित DPIIT के स्टार्टअप और राज्य रैंकिंग पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं और क्षमताएं हैं, जिससे रोजगार बढ़ने के साथ साथ देश को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूती मिलेगी। India has remarkable potential in the field of tourism. Tourism provides huge economic activity. Tourism provides huge jobs and work opportunities. Tourism has the potential to truly take a common man also into the ecosystem of tourism, because it has a variety of opportunities, variety of things that are associated with tourism, which can expand work, job, economic activity and incomes for those startups who come up with smart ideas around tourism. G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने डायरेक्ट टू मोबाइल भारत 5G ब्रॉडकास्ट समिट में शिरकत की और डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि ये नई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को ऊंचाई पर ले जाएगी। हमारे संवाददाता राजेश राज ने अमिताभ कांत से ये विशेष बातचीत की। अमिताभ कांत G20 के शेरपा यहाँ पर मौजूद हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो समिट है ये कितना फायदेमंद होगा भारत के लिए। सर, जिस समिट में आप आए, क्या लगता है कि इससे कितना आने वाले दिनों में फायदा मिल सकता है? नहीं, ये बहुत ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो IIT कानपुर ने संख्या लैब के साथ डेवलप की है। उससे आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, सीधे कनेक्टिविटी आपको चिप के थ्रू मिल जाती है। तो गांव में, टायर 2, टायर 3 सिटीज में फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होगी और उससे आप भारत में जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी स्कीम है, एजुकेशन की हो, दीक्षा हो, स्वयं हो, स्कीम्स का बेनिफिट आपको वहाँ मिल जाएगा और उसके फॉर्म्स आप भर सकते हैं। और ये बहुत मेरे विचार से नई स्कीम है। इसमें केवल एक चीज है कि टेलीफोन्स जो डायरेक्ट टू मोबाइल है, तो मोबाइल्स पे थोड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना पड़ेगा और वो चेंज लाने के लिए पॉलिसी चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ रेगुलेशन की आवश्यकता है, जिसपे ये पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ये मैच्योर टेक्नोलॉजी है। जो IIT डायरेक्टर जो थे अभय करांदकर जी, जो आजकल सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया कि ये मैच्योर टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए भारत को इसमें लीडर बन के निकलना पड़ेगा और ये बहुत ही
मेरे विचार से देश को आगे ले जाएगी ये टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया। अमिताभ कांत जो G20 के शेरपा हैं, उनका कहना है कि जो ये 5G ब्रॉडकास्ट जो समिट है और जो नई टेक्नोलॉजी इससे ईजाद हो रही है, या आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को बहुत फायदा जो है इससे मिलेगा। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश का निर्यात दिसंबर में 1% की मामूली बढ़त के साथ 38.45 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले महीने आयात में गिरावट दर्ज की गई और ये 4.85% से घटकर 58.25 अरब डॉलर तक आ गया। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल से दिसंबर में निर्यात 5.7% घटा है और इस अवधि में कुल निर्यात 317.12 अरब डॉलर रहा। इस अवधि में आयात में 7.93% की गिरावट आई है और ये 505 अरब डॉलर के करीब आ गया है। इसके अलावा देश का व्यापार घाटा दिसंबर 2023 में घटकर 19.8 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में 23.14 अरब डॉलर था। सोमवार को वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों से ये तमाम जानकारी मिल रही है और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल का कहना है कि वैश्विक स्तर पर सुस्ती के बावजूद देश के निर्यात का आंकड़ा सकारात्मक रहा है। इंजीनियरिंग का सामान, रत्न एवं आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के शिपमेंट में वृद्धि होने से देश के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2023 में रत्न और आभूषण निर्यात में 14% से अधिक की तेजी देखी गई और ये बढ़कर 2.90 बिलियन डॉलर का हो गया और इसी तरह इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भी लगभग 10.25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जो दिसंबर 2022 के 9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 10 बिलियन डॉलर के पार हो गया। दिसंबर 2023 में माल निर्यात के 30 प्रमुख क्षेत्रों में से 17 ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है और दिसंबर में जिन प्रमुख चीजों का निर्यात बढ़ा उनमें लौह अयस्क, तंबाकू, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद शामिल हैं। और अब हवाई यात्रियों से जुड़ी अहम खबर। बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की घटनाओं और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करने के बाद डीजीसीए ने पालन करने के लिए कई एसओपी जारी की हैं। डीजीसीए ने कहा है कि इस संबंध में यात्रियों को एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से सटीक जानकारी दी जाएगी। सभी एयरलाइन कंपनियों को तत्काल प्रभाव से एसओपी का पालन करने को भी कहा गया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस की उड़ान में देरी के संबंध में सटीक वास्तविक समय की जानकारी प्रकाशित करने और हवाई अड्डों पर कोहरे से संबंधित व्यवधानों के बीच यात्रियों के साथ उचित संवाद करने के लिए हवाई अड्डों पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी कहा है। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डों पर एयरलाइन कर्मचारियों को संवेदनशील होना चाहिए। हवाई अड्डे पर भीड़ कम करने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए मौजूदा कोहरे और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को पहले ही रद्द कर सकती हैं जहां 3 घंटे से अधिक की देरी की संभावना है। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सभी हितधारक उड़ान संचालन में कोहरे से संबंधित व्यवधानों को कम करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक अन्य खबर में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के सामने एक नई उम्मीद बनकर उभर रही है और इस पर तमाम वैश्विक एजेंसियों ने मुहर भी लगाई है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरोना महामारी के बाद फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रही, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से है। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जाहिर किया है। भारत दुनिया की 5वीं और जैसा हमने आपको पहले खबर में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने अनंतपुर जिले के वीरभद्र स्वामी मंदिर से अपने इस दौरे की शुरुआत की। ये दृश्य जो आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच चुके हैं और जैसा हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी
खास जगह पर जाते हैं तो वहां पर जो हमारे प्राचीन मंदिर होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, वे वहां अवश्य जाते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आंध्र प्रदेश के दौरे की शुरुआत अनंतपुर जिले के लेपाक्षी स्थान पर स्थित इस वीरभद्र स्वामी मंदिर से की है। ये वीरभद्र स्वामी मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके बारे में काफ़ी मान्यताएं भी हैं और इसको इन मायनों में भी विशेष माना जाता है कि यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और ये मान्यता भी यहाँ के लिए मानी जाती है कि यहाँ जो पहुँचता है उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में पहुँच चुके हैं जहाँ वे पारंपरिक विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। और ये आपके सामने जो दृश्य दिखाते हैं कि प्राचीन वास्तुकला का एक बहुत बेहतरीन नमूना उदाहरण है ये प्राचीन मंदिर, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचे हैं भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। आज प्रधानमंत्री का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है और ये वीरभद्र स्वामी मंदिर जो अनंतपुर ज़िले में मौजूद है, सबसे पहले आज प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं तो अपनी पारंपरिक विधि विधान से पूजा करेंगे और इस पूजा के बाद प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये दृश्य आपको हम सीधे दिखा रहे थे। खबरों के सिलसिले को ही आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय ने नया हैशटैग प्रॉमिसेस डिलीवर्ड शेयर करना शुरू किया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये हैशटैग प्रॉमिसेस डिलीवर्ड। केंद्र सरकार जल्द ही 2024 का अंतरिम बजट पेश करने वाली है। इस बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नया हैशटैग शुरू किया है। ये हैशटैग केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्षों में की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में है जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग प्रॉमिस डिलीवर्ड लिखा जा रहा है। ऐसे ही एक पोस्ट में लैब ग्रोन डायमंड की बात की गई है। इन्हीं में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष कर को सरल बनाने पर फोकस था। इस वायदे के तहत प्रयोगशाला में विकसित हीरो का निर्माण और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना भी शामिल था। वायदा पूरा करते हुए एक नोटिफिकेशन में लैब ग्रोन डायमंड सीड्स पर लगने वाले शुल्क को 5% से घटाकर 0% करने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि प्रयोगशाला में विकसित हीरा रासायनिक और भौतिक रूप से हीरा होता है। प्राकृतिक हीरे के बनने में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को नियंत्रित वातावरण में कृत्रिम ढंग से संयोजित किया जाता है और हीरे का उत्पादन किया जाता है। लैब में विकसित हीरा प्राकृतिक हीरे के समान ही दिखता है और बड़े रोजगार संभावनाओं वाला एक प्रौद्योगिकी और इनोवेशन का उभरता हुआ क्षेत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार ने जो वायदे किए हैं उन्हें कैसे पूरा किया जा रहा है, इसी से संबंधित खबरें जो हैशटैग प्रॉमिसेस डिलीवर्ड के तहत आपके सामने आती रहेंगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 8 करोड़ ग्राहक पूरे हो गए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने की घोषणा गर्व के साथ की है। इसके अभिनव और समावेशी वित्तीय सेवाओं से लाभान्वित होने वाले ग्राहकों की संख्या अब 8 करोड़ हो गई है। IPPB अपनी स्थापना के बाद से देश के हर हिस्से में सुलभ और सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित रहा है। 8 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की ये उल्लेखनीय उपलब्धि भारत के लोगों की ओर से IPPB पर विश्वास को दिखाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना वित्तीय सेवाओं की कमी को दूर करने, वंचित जनसंख्या को सशक्त बनाने और पारंपरिक व डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संयोजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम था। IPPB ने वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्धता के साथ आबादी के विभिन्न वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें सुदूर और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर ध्यान देकर सुगम लेन देन की सुविधा प्रदान की, जिससे बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक स्तर पर लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। आइए देख लेते हैं खेल जगत की खबरें सुचित्रा के साथ।
तो सुचित्रा, कह सकते हैं टेनिस के क्षेत्र से अच्छी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, सुमित नागल ने आज एक बहुत अच्छी खबर दी है भारतीय खेल प्रेमियों को। उन्हीं की खबर से हम शुरुआत करते हैं। भारत के उभरते हुए टेनिस स्टार सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में शानदार शुरुआत की है। 2021 के बाद से पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉ में पहुंचे सुमित नागल ने अपने पहले मैच में अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। सुमित नागल ने अलेक्जेंडर बुबलिक को 6-4, 6-2, 7-6 से मात दी। सुमित नागल और कजाकिस्तान के खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुबलिक के बीच ये पहली भिड़ंत थी। 139वीं रैंकिंग वाले सुमित नागल 1989 में रमेश कृष्णन के बाद से ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बने हैं। रांची में खेले जा रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भारत का सामना इटली से होगा। भारतीय टीम ने अब तक प्रतियोगिता में 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को अमेरिका के खिलाफ हार मिली, जबकि टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-1 से शानदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में भारतीय टीम की नजर इटली के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने पर होगी। लंदन में सोमवार को फीफा अवार्ड प्रदान किए गए, जहां एक बार फिर से अर्जेंटीना के सुपरस्टार लायनल मेसी का जलवा देखने को मिला। मेसी तीसरी बार बेस्ट प्लेयर का सम्मान हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं महिला वर्ग में ये सम्मान स्पेन की आइताना बॉनमाटी को मिला। अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप 2022 में अपने उम्दा खेल से विश्व चैंपियन बनाने वाले लायनल मेसी का जलवा कायम है। लायनल मेसी को सोमवार को लंदन में आयोजित कार्यक्रम में 2023 के लिए फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। ये तीसरी बार है जब मेसी ने अवार्ड को हासिल करने में सफलता हासिल की है। इससे पहले साल 2019 और 2022 में भी वो इस सम्मान को हासिल करने में कामयाब रहे थे। इस बार मेसी को टक्कर काइले एम्बापे और अर्लिंग हालांड से थी, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए मेसी इस खिताब को अपना बनाने में कामयाब रहे। मेसी ने साल 2023 की शुरुआत PSG के साथ रहकर की, जहां उन्होंने 9 गोल किए और फ्रेंच लीग 1 खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद उन्होंने जून में इंटर मियामी क्लब को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 7 मैचों में 10 गोल किए। वहीं साल 2023 के लिए बेस्ट महिला खिलाड़ी का अवार्ड स्पेन की आइताना बॉनमाटी को मिला। गौरतलब है कि बॉनमाटी को इससे पहले बैलन डी'ओर और यूएफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल हुआ था। उधर पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला को मिला। ये पहली बार रहा जब गार्डियोला इस सम्मान को जीतने में कामयाब रहे। गौरतलब है कि मैन सिटी के साथ रहते हुए गार्डियोला ने सिटी को 2023 में जीत के शिखर पर पहुंचाते हुए यूएफा चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग और FA कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उधर इंग्लैंड महिला फुटबॉल टीम की मैनेजर सवीना विगमन को बेस्ट महिला कोच का अवार्ड मिला। सवीना के शानदार प्रशिक्षण में इंग्लैंड की टीम ने फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी, जहां उन्हें स्पेन के हाथों हार का दंश झेलना पड़ा था। ये चौथी बार है जब सवीना इस सम्मान को हासिल करने में कामयाब रही हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। सुमित नागल आज की सबसे बड़ी हम कहेंगे कि स्पोर्ट्स हेडलाइन, जिन्होंने दुनिया में 31वीं रैंकिंग के खिलाड़ी को हराया है। 1989 में रमेश कृष्णन के बाद से किसी सीडेड प्लेयर को ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं ममता के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन खेल खबरों के लिए। आइए रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की पहली रेस जीत गए हैं। आयोवा प्रांत में रिपब्लिकन पार्टी की पहले कॉकस का आयोजन किया गया। इस कॉकस के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। और वहीं भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने ट्रंप का समर्थन करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दावेदारी छोड़ दी है। विवेक रामास्वामी के इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी से हटने के बाद अब इस रेस में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा निकी हेली और रॉन डिसांटिस ही बचे हैं। यमन समर्थित हुती विद्रोहियों अमेरिकी जहाज को उन्होंने निशाना बनाकर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ। हुती के ठिकानों पर हमलों के बाद पहली बार हुती की ओर से जवाब दिया गया है। हुती ने कहा है कि लाल सागर में इजरायल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे।
ईरान के गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने इराक के उत्तरी शहर एरिबिल के पास स्थित जासूसी केंद्र पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। आतंकी समूहों आईएस की सभाओं को तबाह करने के लिए भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को 100 से अधिक दिन बीत गए हैं। अब तक दोनों पक्षों के करीब 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना के अनुसार उन्होंने 7 अक्टूबर से 9 जनवरी के बीच 9,000 से अधिक आतंकवादियों को ढेर किया है। आइए अब देख लेते हैं हमारा सेगमेंट लाइव प्राइम। और खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से है। दिल्ली के एम्स और आईआईटी ने वो डिवाइस बनाया है जिससे वोकल कॉर्ड निकाले जाने की स्थिति में भी मरीज इस डिवाइस के सहारे बोल पाएंगे। दुनिया में पहले से मौजूद ऐसे डिवाइसेस की कीमत करीब 40,000 रुपए है और 6 से 7 महीने में इसको बदलने की जरूरत पड़ती है। भारत में बनी इस डिवाइस की कीमत मात्र 2,000 रुपए के अंदर ही होगी। वोकल कॉर्ड निकालने के बाद भी बोल पाएंगे मरीज। एम्स ने बनाया बेहद सस्ता और किफायती डिवाइस। नई दिल्ली स्थित एम्स ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एक ऐसा स्वदेशी वॉल्व तैयार किया है जिसके जरिए गले के कैंसर से पीड़ित मरीजों का वॉइस बॉक्स निकाले जाने के बाद भी आवाज बचाई जा सकेगी। ये वॉल्व यूरोप से आयातित इम्प्लांट की तुलना में कई गुना सस्ता है। एम्स में यह मरीजों को मुफ्त उपलब्ध होगा। विदेश में निर्मित वॉल्व की कीमत 40 से 45,000 रुपए तक है। इसे एक निश्चित समय अवधि के बाद बदलना पड़ता है और मरीज का खर्च बढ़ जाता है। इसे देखते हुए आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर सस्ता वॉल्व तैयार किया गया है। एम्स में 20 मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया है। वॉल्व लगाने के बाद 6 से 8 माह तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर इसको बदलना पड़ता है। ट्रायल में शामिल सभी मरीज इसके जरिए ठीक से बोल पा रहे हैं। वॉल्व की कीमत 2 से 2,500 रुपए तक होने का अनुमान है। नितेंद्र सिंह, टीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और एक बार फिर से आपको आंध्र प्रदेश, क्योंकि प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, तो यहीं के कुछ दृश्य आप तक लेकर आ रहे हैं हम, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के वीरभद्र स्वामी मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे की शुरुआत की है। और ये दृश्य हम आप तक लेकर आए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में प्रवेश करके यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पारंपरिक विधि विधान से प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने इस दौरे का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ ही कर रहे हैं। वीरभद्र स्वामी मंदिर एक बेहद प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में आप देख सकते हैं ये दृश्य जहां प्रधानमंत्री पूजा में लीन हैं। इस प्राचीन मंदिर में इसकी बहुत ही मान्यता मानी जाती है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अमृतत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता सर्ववितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायोषी ततनो अविशन्नः पितं कृणु शग्यस्य पशून्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्चैहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः सप्तः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् पर्याप्यायनन्तरायास्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। इन्द्रस्तोमेन पंचदशयामि नमस्करोमि। तो देश के विकास के लिए कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी